Hello and welcome everyone. Welcome to Gate Academy Plus. This is Ranjan. मॉड्यूल नंबर 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं आज इस वीडियो टॉपिक के ऊपर. तो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग. तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी स्मॉल टॉपिक्स येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दे आर मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड फ्रिंजिंग. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. इन्हीं दोनों पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स. सो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार अपने प्रीवियस वीडियो में कई सारे मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में बताया हुआ था. कई सारे मैग्नेटिक टर्म्स जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, परमिएबिलिटी, परमिएंस, ये सब बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था. तो आई होप कि आपने उस पिछले वीडियो को रेफर करके काफ़ी सारा कुछ बेसिक मैग्नेटिक टर्म्स के बारे में समझा होगा, देखा होगा काफ़ी सारा कुछ. तो अब मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स को उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए इसका नाम लिखा हुआ है मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स. तो लीकेज फ्लक्स यानी कोई भी ऐसा फ्लक्स जो अनडिजायर्ड फॉर्म में किसी अलग मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता हो. तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट सा एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से. सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक ऐसा कोई एक मैग्नेटिक सर्किट है हमारे पास. ये एक रिंग के फॉर्म में मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है. और आप थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लीजिए कि इस रिंग पे हम लोगों ने n नंबर ऑफ टर्न्स की कंडक्टर वाइंडिंग करके रखी हुई है, जिसको सप्लाई करंट I प्रोवाइड किया हुआ I एम्पियर्स. और इस पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स. डिजायर्ड कंडीशन इज कि हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो इस रिंग के सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करनी शुरू करे और दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाए. दिस इज द एक्चुअल या आइडियल कंडीशन दैट वी वांट. बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है. एक्चुअली जो कंडीशन जो अराइज हो रही है यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ अमाउंट जो होता है वो अपने विसिनिटी की एयर जो है, आसपास की जो रीजन की एयर जो है, सराउंडिंग्स हैं, इनका यूज़ करके अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से. ये देख सकते हैं. ऐसा होता क्यों है, किस कंडीशन में होता है और इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं. पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा होता कब है. देखिए जब भी आप एक डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड या डिजायर्ड मैग्नेटिक पाथ अवेलेबल करते हैं किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी कुछ पर्टिकुलर रिलेटिव परमिबिलिटी होती है. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, हर एक मीडियम की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है म्यू आर, दैट इज डिफरेंट. एंड फॉर एयर वी नो दैट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एयर इज 1. मैं थोड़ी देर के लिए अगर अज्यूम कर लूँ कि दिस इज अ आयरन कंडक्टिंग सेक्शन हैविंग अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ 800, तो आप इसको एक प्रॉपर एक कंपैरिजन कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों का कि जिस भी सेक्शन की रिलेटिव परमिबिलिटी ज़्यादा होगी that will easily conduct the magnetic line of forces as compared to the section having lower relative permeability than the previous one. तो जिसकी relative permeability कम होगी definitely उसका conduction भी कम होगा, उसके थ्रू magnetic line of forces least amount में travel करेंगे. जबकि जिन sections की relative permeability जितनी ज़्यादा होगी उतना proper conduction मिलेगा आपको वहाँ पे. तो इस particular condition को जरा notice करते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि total flux phi टोटल जो इस सेक्शन पे क्रिएट हुआ सप्लाई करंट I की प्रोवाइड करने से, ये सप्लाई करंट I प्रोवाइड किया, कंडक्टर सेक्शन यहाँ से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ इस कोर से लिंक होके सेकेंडरी एंड पे जा रहा है. और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्रिएट हम लोग कर दें, एक ट्रांसफॉर्मर बनाए. तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो डेफिनेटली देयर वी विल हैव टू फॉर्म अ सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है. और इस सेकेंडरी वाइंडिंग से बनने वाला EMF जो होगा दैट विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द फ्लक्स दैट इज बीन लिंक्ड थ्रू द कंडक्टर कॉइल्स. तो ये EMF की वैल्यू हम लोग ऐसे शो करेंगे, E इज इक्वल्स टू -n d phi अपॉन dt. तो देख सकते हैं आप EMF किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. n दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग एंड d phi बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सी फ्लक्स, जो फ्लक्स इससे लिंक हो रही है, ठीक है. तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं अज्यूम करूं कि टोटल फ्लक्स 5 वेबर्स का अगर क्रिएट हुआ है और इस सेक्शन तक या इस सेक्शन से पहले ये रेड कलर से जो मैंने शो किया हुआ है दैट इज द कंडीशन ऑफ लीकेज फ्लक्स, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर लीकेज फ्लक्स की अमाउंट है 3 वेबर्स या
इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 1 वेबर, तो कंडक्टर सेक्शन में आपको जो फ्लक्स मिलेगा दैट विल बी ऑफ 4 वेबर्स। अब ये 4 वेबर का फ्लक्स जब लिंक होगा इस सिस्टम से, तब इससे जो ईएमएफ बनेगी दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस देन द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय 5 वेबर ऑफ फ्लक्स। ये 5 वेबर की फ्लक्स मिलती तो ईएमएफ की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती। अभी जो फ्लक्स मिल रही है दैट इज ऑफ 4 वेबर्स, तो मैग्नीट्यूड कम होगी प्रीवियस कंपैरिजन से। तो आपने क्रिएट तो किया 5 वेबर्स, लेकिन ये एक ड्रॉप हो गया यहाँ पे 1 वेबर का, और आउटपुट में आपको मिल रहा है 4 वेबर्स, जिससे बनने वाला ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी कम हो गई। तो ये ड्रॉबैक होता है कि अगर कभी किसी सिस्टम में लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए तो इस कंडीशन में उसमें ड्रॉबैक्स होने शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा लीकेज हो जाएगा उतना कम वैल्यू का फ्लक्स आपको सेकेंडरी एंड पे मिलेगा, और अगर आप इससे ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी ईएमएफ ऑटोमेटिकली अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन का रीज़न क्या होता है, कब ऐसा चीज़ अराइज होता है? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जैसा कि हम लोगों ने अपने मॉड्यूल 4 के फर्स्ट वीडियो में बात किया हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट एट ऑल बाउंडेड बाई एनी काइंड ऑफ इंसुलेटर। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसुलेटर नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड को फुल्ली रिस्ट्रिक्ट कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को आप कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप इंसुलेट कर सकते हो। देयर आर परफेक्ट इंसुलेटर्स अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। तो ये तो एयर के थ्रू भी, एयर को भी एज अ मीडियम यूज़ करके ट्रैवल कर सकता है। तो अगर इसके सराउंडिंग की जो एयर है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द एग्जैक्ट मीडियम, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट की मैग्नेटिक फ्लक्स इस एयर के थ्रू अपनी सर्किट पूरी कर सकती है। सो दोज मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो द इंटेंडेड पाथ आर नोन एज लीकेज फ्लक्स, लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स। इनको किससे डिनोट किया जाता है? दे आर डिनोटेड विथ द लीकेज फ्लक्स नोटेशन दैट इज phi L। जितनी अमाउंट की फ्लक्स लीक हो गई सिस्टम से, जो आसपास के एयर से अपनी सर्किट कंप्लीट की और आपकी दी हुई इंटेंडेड पाथ से ना फ्लो करके अपनी खुद की एक पाथ बना के एक्सटर्नल मीडियम का यूज़ करके जिसने अपनी सर्किट पूरा किया, उसको बोल दिया हम लोगों ने लीकेज फ्लक्स। एंड नाउ जो फ्लक्स आपकी गिवन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, दैट पर्टिकुलर फ्लक्स इज नोन एज यूजफुल फ्लक्स डिनोटेड बाय phi U, and their sum will be the total flux available in the system। पूरे सिस्टम में जो टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, दैट इज गिवन एज द सम ऑफ लीकेज फ्लक्स एंड यूजफुल फ्लक्स। तो यूजफुल फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होता है? जिसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर पाते हैं सेकेंडरी एंड पे कंडक्टर वाइंडिंग से कट करके ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए, वो हमारा यूजफुल फ्लक्स होता है। जो फ्लक्स एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू अपनी सर्किट कंप्लीट किया, दैट इज नॉट एट ऑल यूजफुल फ्लक्स, दैट इज द एंटायर लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स कब अवेलेबल होता है? जब कोई भी सिस्टम के अक्रॉस आपके पास डिफरेंट मीडियम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एयर हो गया या कोई भी और अदर मीडियम हो गया, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल करके अपनी सर्किट कंप्लीट कर लेती हैं, दे आर नोन एज मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट विल बी मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। तो क्विकली देखते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग कौन सी कंडीशन होती है। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग इज बेसिकली रिफर्ड एज मैग्नेटिक बल्जिंग। अगर ये वर्ड से आप लोग फैमिलियर होंगे तो ये चीज़ बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक बल्जिंग या बल्जिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बल्जिंग इफेक्ट होता क्या है? एक्चुअली बल्जिंग इफेक्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइन ऑफ फोर्सेज इन अ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक यूनिट एरिया के अंदर। तो ये कंडीशन कब अराइज होती है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। अगर सपोज एक ऐसा मैग्नेटिक सर्किट है हमारे पास, इस मैग्नेटिक सर्किट में n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग हम लोगों ने ऐसे बना के रखा हुआ है, ठीक है, और इसको सप्लाई करंट I प्रोवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग n, सप्लाई करंट I, और ये हम लोगों ने सेट ऑफ कंडक्टर्स पे दिया, तो देखिए यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेंगी इस पॉइंट तक, ठीक। ये रेगुलर कंडक्टर आप पिछले डायग्राम में देख सकते हैं, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स में मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ था उसको आप रेफर कर सकते हैं कि मैंने पूरा कंप्लीट सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया बीच से। अगर इस सेक्शन को मैंने कट कर दिया तो जो बीच की स्पेस है इसमें कौन सी चीज़ आएगी? दैट विल बी एयर, नथिंग बट एयर। तो अगर इतने सेक्शन में एयर है तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर कितना होता है? 1। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ गैप विल बी इक्वल टू 1। और ये अगर कंडक्टर सेक्शन है, और सेम एग्जांपल में ले लूँ जैसा पिछली बार लिया था कि इस सेक्शन की म्यू आर की वैल्यू है 800,
ये आयरन से बना हुआ कोई सेक्शन है और मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी एटलीस्ट इट विल बी ग्रेटर देन एयर, तो इसको मैंने एक पॉइंट पे अज्यूम कर लिया 800। और ये जितनी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, दे आर ऑल द यूजफुल फ्लक्स। अभी सिर्फ यूजफुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के अप्रॉक्स, इसी के आसपास कुछ अमाउंट का लीकेज फ्लक्स भी होगा, जिसको अभी हम अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये कंसिडरेशन से बाहर है अभी। दीज आर ऑल लीकेज फ्लक्सेस। तो अभी हम लीकेज फ्लक्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हमको ये देखना है कि ये मैग्नेटिक फ्रिंजिंग होता क्या है, किस कंडीशन में होता है, और इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं इसके। तो देखिए, जब भी किसी सिस्टम में हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, एक रेगुलर कंडक्टर है और उसके अंदर 2 मीडियम अवेलेबल हैं, तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की कंडीशन तब बनती है whenever a magnetic line of forces travels from one medium to another, then due to the change in relative permeability of mediums, a bulging effect arises in the medium having lower relative permeability। बोलने का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस 2 मीडियम से होते हुए गुजर रही हैं और दोनों मीडियम अलग अलग रिलेटिव परमेबिलिटी पर हैं, तो उस कंडीशन में जिस मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी कम होगी, उस मीडियम के अक्रॉस आपको मैग्नेटिक बल्जिंग दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। तो अगर सपोज इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने सप्लाई करंट दे दिया, इस पूरे पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बननी शुरू हो गई और यूजफुल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो हमको यहाँ से जाती हुई दिख रही है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी 800 होने के कारण इस पूरे कंडक्टर सेक्शन का कंडक्शन सबसे अच्छा होगा। लेकिन जब यही लाइन ऑफ फोर्सेस इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर पहुंचेंगी, तो आइडियल कंडीशन में इनको सेम एरिया ट्रेस करना चाहिए दूसरे हाफ में पहुंचने के लिए, इस सेम एरिया से जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में जो मीडियम है दैट इज एयर, एयर इज एक्टिंग एज अ मीडियम, और एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी कंडक्टर की रिलेटिव परमेबिलिटी से काफ़ी कम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि म्यू आर ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन म्यू आर ऑफ एयर गैप। इसकी वैल्यू 800 है और ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक। तो कंडक्शन विल बी बेटर इन आयरन एज कंपेयर टू एयर गैप। अगर कंडक्शन यहाँ बेटर है तो डेफिनेटली लाइन ऑफ फोर्सेस जिस वेलोसिटी से आपको यहाँ पे आती हुई मिल रही है, उस वेलोसिटी से इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी वो। अगर इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स है, उसकी डिस्प्लेस होने से पहले कोई दूसरा लाइन ऑफ फोर्स उस सेक्शन पे मिलेगा आपको। अगर एट द सेम टाइम इफ यू आर हैविंग हायर अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, तो उस एरिया की, उस सेक्शन की फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज पर यूनिट एरिया अगर हम लोग बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल B दैट इज इक्वल्स टू φ/a फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो उस 8 यूनिट पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, अगर उतना ही एरिया यहाँ पे आपको ऐसे 3 लाइन ऑफ फोर्सेस दिख रही हैं, तो अब यहाँ पे ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इस सेक्शन की देखो एरिया तो उतनी, एरिया तो चेंज हो नहीं रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्सेस अब बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि ये सेक्शन की रिलेटिव परमेबिलिटी कम है और यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो पाती हैं क्वांटिटीज़। अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो पा रही हैं तो लाइन ऑफ फोर्सेस बाउंडेड नहीं है उतने ही एरिया से फ्लो होने के लिए। तब ये क्या करेंगे, अपने आसपास की एयर का यूज़ करना शुरू करेंगे और इन आसपास की एयर्स का यूज़ करते हुए ये अपनी सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये ऐसे आसपास की एयर का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। स्टार्टिंग में दिस वाज द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इस पॉइंट पे आने के बाद इतना बड़ा एरिया हो गया है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के फ्लो होने का, अब ये नया एरिया बन गया है। तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होता है, तो इसके बेसिकली 2 आफ्टर इफेक्ट है। कभी भी अगर किसी सिस्टम में मैग्नेटिक फ्रिंजिंग हो रहा है तो इससे 2 इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, और फिलहाल इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग मतलब कभी भी अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस if they are traveling from one medium to another having different relative permeability, then the medium having lower relative permeability will experience an increased cross sectional area for the flow of magnetic leakage flux, and that increased cross sectional area effect is known as magnetic fringing. तो magnetic fringing का basic effect क्या होता है, increased cross sectional area, और इसका दूसरा इफेक्ट जो देखने को मिलेगा दैट विल बी रिड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी B की वैल्यू कंपैरेटिवली अब रिड्यूस होती दिखेगी। कैसे रिड्यूस होती दिखेगी और कहाँ पे, तो जब इस सेक्शन को क्रॉस करके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ पहुँचते हैं तो दूसरे एंड पे आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अब थोड़े से रिड्यूस दिखाई देंगे। यानी अगर आप फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इस सेक्शन पे देखें और सेम यूनिट एरिया इसके अपोजिट सेक्शन पे बनाएं,
तो उसी यूनिट एरिया में स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगे, लेकिन दूसरे एंड पे आपको कम लाइन ऑफ फोर्सेस मिलेंगे ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट इन द मीडियम हैविंग लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी। इस मीडियम की परमेबिलिटी कम है, इसके कारण इसमें फ्लक्सेस का डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाएगा और जिसके कारण सेकेंडरी एंड पे आपको फ्लक्स डेंसिटी यानी उतनी लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया कम मिलेंगी, तो फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो गई। तो दो चीज़ें देखने को मिला, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंजिंग या मैग्नेटिक बल्जिंग इफेक्ट। तो देखिए बल्जिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यूनिट एरिया इंक्रीज हो गया, ज़्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस दिखाई दे रही है उसी सेक्शन में। तो ये दो बेसिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्रिंजिंग या बल्जिंग का केस अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में आपके पास आता है, यूजुअली जब भी किसी न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक फ्रिंजिंग नहीं गिवन होगा, तो वहाँ पे आप अज्यूम करके चलेंगे कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स यूज़ कर रही है इनिशियली किसी कंडक्टर के अंदर, एग्जैक्टली उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया एयर के अंदर भी यूज़ करेगी। तो जब आप रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे ए की वैल्यू रिलक्टेंस ऑफ गैप और रिलक्टेंस ऑफ कंडक्टर दोनों के केस में ए आप सेम रखेंगे। लेकिन अगर सपोज आपके न्यूमेरिकल में गिवन है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फ्रिंजिंग, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एयर का इंक्रीज्ड एरिया भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। एयर का इंक्रीज्ड एरिया कितना होगा वो भी उसके अंदर अवेलेबल होगा। उस कंडीशन में आपको सेम एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं यूज़ करना है। कंडक्टर का जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग हो गया, फ्रिंजिंग होने के कारण एयर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको फिर उस वैल्यू को अज्यूम करके आइडेंटिफाई करके यूज़ करना है। सो ये इंपॉर्टेंस होता है इसका मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स का और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग का किसी भी मैग्नेटिक सिस्टम के न्यूमेरिकल्स में या मैग्नेटिक सर्किट्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना था। आई होप कि आपको लीकेज फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के बेसिक कंसेप्ट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे कुछ हद तक। और आई एक्सपेक्ट कि आप हमारे आने वाले वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली रिलेशन अबाउट BH कर्व एंड एडी करंट्स। BH कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और एडी करंट लॉसेस भी आई थिंक आप लोग फैमिलियर होंगे, अगर स्कूल लेवल पे भी आप 12th में ट्रांसफॉर्मर्स के टॉपिक भी पढ़ रहे होंगे तो भी आप इसके अक्रॉस कभी ना कभी आते ही होंगे। तो डेफिनेटली इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो के कंटेंट्स आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो डेफिनेटली उसको विजिट कीजिए, देखिए, उससे बेसिक कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक और क्लियर होंगे आपके। एंड टिल देन इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।